नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। आज की जो ज्ञान सागर की यात्रा है उसमें आपका स्वागत है। और हमारी जो इस यात्रा में सीरीज चली हुई है मराठा साम्राज्य का उदय, इसमें हम 3 वीडियो बना चुके और ये हमारी चौथी इसकी भाग है, जिसमें हम आज मराठा का प्रशासन बताएंगे कि उनका प्रशासन कैसे चलता था। इससे पहले हम वीडियो में मराठा के साम्राज्य के विस्तार और उनके पतन तक हम बता चुके। मराठा का जो प्रशासन था उसके अलग अलग स्वरूप थे। नागरिकों के लिए प्रशासन का अलग क्षेत्र था। राज्य का जो मूल प्रशासन था वो अष्टक के इर्द गिर्द घूमता था, जिसके केंद्र में छत्रपति होते थे और उसके चारों तरफ अष्टक एक परिषद का समूह होता था, जिसमें पेशवा जो है ये प्रधानमंत्री होते थे, पंत प्रधान इनको बोलते थे। अमात्य के रूप में वित्त मंत्री होते थे। एक सचिव होता था, सचिव को भू राजस्व मंत्री कहते थे। एक मंत्री के नाम से जाना जाता था, वो खुफिया तंत्र का मंत्री होता था। एक सुमंत पद होता था। सुमंत का मतलब था विदेश मंत्री, जो विदेश दो राज्यों के बीच के संबंध को बना के रखते थे। सेनापति होता था, वो प्रधान सेनापति कहलाता था। पंडित राव का एक पद होता था, वो धार्मिक मामलों का विषयों का प्रमुख होता था। और एक न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश का मतलब मुख्य न्यायाधीश का मतलब था, जिसके जो प्रधान न्यायाधीश होता था वो। शिवाजी का जो नागरिक जो प्रशासन था, सिविल प्रशासन था, उसमें उन्होंने जो सत्ता थी वो केंद्रीकृत प्रणाली से, यानी कि सेंट्रल पद्धति से राज्य उनका चलता था। जो सल्तनत और सुल्तानों की तरफ से जो जागीरदारी प्रथा थी, जमीन को दे देते थे किसी के लिए और उससे वो मालगुजारी उगा के अपना काम करता था, वो प्रथा उन्होंने समाप्त कर दी। वो वंशानुगत जो पद था वो भी समाप्त कर दिया। और उन्होंने राजकोष से ही कर्मचारियों को वेतन देने की प्रणाली जो आज के समय में चली हुई है, वो आधुनिक जो प्रणाली है वो उस समय पे उन्होंने लागू कर दी थी कि राजकोष से ही जो है कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। समय समय पर अधिकारियों के ट्रांसफर भी करे जाएंगे, ताकि वो राजा पे अपनी एकाधिकार ना जमा सके, अपनी शर्तों को ना थोप सके। और जो शहीद हो जाते थे सैनिक, उनको उनके परिवार वालों को पेंशन की सुविधा थी और एक्सग्रेशिया की भी सुविधा थी कि उनके जो वयस्क पुत्र है वो सेना में भी भर्ती किया जाता था। जो आज के समय में एक्सग्रेशिया प्रणाली है कि शहीद हो गया तो शहीद के परिवार को पेंशन और उसके जो वयस्क पुत्र है उसके स्थान पे उसको नियुक्ति भी दी जाएगी। सरकारी मुलाजिम को जैसे आज के समय में है, वो सेम जो है इस प्रकार से वो परिवारों के प्रति उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता का प्रदर्शित करते थे। उन्होंने अपने समय की राजस्व व्यवस्था को संभालने के लिए सिक्के भी ढलवाए। सिक्के जो होते थे ढलवाने का पर्पस 2 होता था। एक तो अपना जो है संप्रभुता दिखाना और अपने राजकाज के लिए अपनी मुद्रा से जो है जो बाहरी हस्तक्षेप है उस पर प्रभाव पड़ता था। और उस पे उन्होंने छत्रपति, श्री राजा शिव, तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उस पे अंकित करवा रखते। सोने के और तांबे के उन्होंने सिक्के ढलवाए। शिवाजी जो थे
वो कठोर प्रशासक थे, उनके निर्णय कठोर होते थे लेकिन प्रजा हितैषी होते थे। जब उन्होंने नौसेना बनाने की सोची, बेड़ा बनाने की, तो उस समय में लाजमी है कि नाव और वो जो है जहाज बनाने के लिए, पानी के जहाज बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो लकड़ियों के काटने के लिए उन्होंने कहा कि अपने प्रशासन से कि किसी किसान के खेत से एक तिनका भी आपको नहीं उठाना है, सबका आपने पैसे देने हैं, जबरदस्ती किसी के साथ में कुछ नहीं, बदसलूकी नहीं करनी। और जो आम और कटहल के जो पेड़ हैं उनकी लकड़ी भी उपयोगी होती है, लेकिन क्योंकि किसान उसको बहुत ही प्यार प्रेम पुत्र के समान उसको पालता है, उनके जीवन यापन उसी से ही होता है, इसलिए उन्होंने उसकी बजाय सागौन की लकड़ी जो जंगलों में प्राय होती हैं, उन जंगलों से सागौन की लकड़ी वन विभाग के लिए उन्होंने जो है पत्र लिखा कि उनसे अनुमति प्राप्त प्रदान करने के बाद में ही आप उस सागौन की लकड़ी को लेके और अपना जो है ये जो है उद्योग का आप शुरू करें। और उनका शिवाजी के प्रशासन के सहायता के लिए, जैसे मैंने बताया था, अष्टक जो है, अष्ट मंडल की जो प्रधान जो होते थे वे 8 होते थे। इसके बारे में बता चुका। एक पेशवा होता था, वो प्रधानमंत्री होता था, उसकी सहायता के लिए आमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश होते थे। ये अपने अपने इनके अलग होते थे। आमात्य का मतलब वित्त मंत्री से था, सचिव का मतलब भू राजस्व मंत्री से था, मंत्री का मतलब खुफिया मंत्री से था, सुमंत का मतलब विदेश मंत्री से था, सेनापति का मतलब था सर संचालक, जो प्रधान सेनापति होता था वो होता था। पंडित राव का मतलब धार्मिक मामलों का विषय प्रमुख होता था, जैसे पुरोहित, मुख्य पुरोहित होते। और न्यायाधीश का मतलब मुख्य न्यायाधीश से था। इस प्रकार से उनकी राज सत्ता चलती थी। और जो बाहर के, जो उनके क्षेत्र के बाहर होते थे, जो प्रांत होते थे जिनमें वो सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करते थे राजनीतिक रूप से, उनसे वे जो है कर वसूली करते थे। उसके लिए 2 तरह की प्रणाली थी, चौथ प्रणाली और सरदेशमुखी। चौथ प्रणाली का मतलब होता था 25% मालगुजारी का, और सरदेशमुखी का मतलब होता था उसमें 10% अतिरिक्त वसूली होगी। जो आनाकानी करता था उससे सरदेशमुखी लगा देते थे उनसे। और जो प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन नहीं थे उनसे ये करते थे। इसमें दक्षिण और उत्तर के जो राज्य होते थे उनके पास में ये फरमान जाता था, ये आप हमें सरदेशमुखी और चौथ, पहले तो चौथ दे, चौथ में जो आनाकानी करता था 10% और जुड़ जाता था। और उसमें भी कोई आनाकानी करता था तो उनसे जो भी सैन्य कार्रवाई होती थी उसमें जो खर्चा होता था वो भी वसूल लिया जाता था। इसलिए डर के मारे वो पहले ही दे देते थे। बदले में जो मराठा होते थे उन प्रांतों की रक्षा करते थे और उनके आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। मुगलों ने भी विभिन्न संधियों के माध्यम से इस व्यवस्था को स्वीकृति दी थी और साथ में इनमें से कुछ प्रांत जो मराठा के भाग्य साम्राज्य के भी भाग बन गए थे। अब 8वीं शताब्दी में मराठा प्राय मुगल शैली ने प्राय मुगल जो मुद्रा शैली थी को भी लोकप्रियता के कारण अपनाया और अपनी सांस्कृतिक प्रतीकों को उसमें जोड़ा। उदाहरण के लिए एक दुर्लभ जो है सिक्का आज मिलता है, उसमें गणपति पंत प्रधान के रूप से एक सिक्का ढलवाया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पटवर्धनों, पेशवाओं के अधीन जो सेना नायक होते थे उनके पटवर्धन बोलते थे, द्वारा ये डाला गया था। इस सिक्के पर देवनागरी और फारसी 2 लिपियां में लेख उत्कीर्ण हैं। एक और गणपति गणेश का आह्वान है तो दूसरी तरफ पेशवा जिन्हें मराठी में पंत प्रधान कहा जाता था
उनके प्रति निष्ठा की घोषणा की गई है। और इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, देवनागरी और फारसी, ये दोनों भाषाओं में लिखे गए थे। अब उनका जो सैन्य प्रशासन जो चलता था उसके बारे में आपको बता दें। सैन्य प्रशासन में क्या होता था, मराठाओं की सशस्त्र सेना 3 अंगों में विभाजित थी, पैदल सेना, घुड़सवार और नौसेना। घुड़सवार 2 प्रकार के सैनिकों से बनी होती थी। एक को बारगीर बोलते थे। बारगीर का मतलब होता था घोड़े और उपकरण का जो भुगतान होता था राज्य से होता था। और एक सिलेदार होते थे। सिलेदार में क्या होता था, घोड़े और उपकरण जो भी उसके साथ सामान होते थे उसका भुगतान स्वयं सैनिक करते थे, अपने पास से ही भुगतान करते थे। ये 2 तरह के उनके पास में जो सैनिकों की ब्रिगेड थी। 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने यूरोपीय शैली का भी अनुशासित जो सैनिक और तोपखाने की श्रेष्ठता देखी थी, उसके अनुरूप उन्होंने ऐसे ही सैनिक तैयार किए, उनकी भर्ती कराने का प्रयास किया। विशेष रूप से महादजी जो सिंधिया जो थे, उनके पास एक विशाल यूरोपीय सैनिक की जो है सेना थी। उनके जो पसंदीदा हथियार थे वो तलवार, भाले मराठाओं के प्रसिद्ध हथियार थे। यद्यपि बड़ी संख्या में वे बंदूकों का भी उपयोग करते थे। शिवाजी के समय में सैन्य अभियानों में जो है रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जाता था। और 770 तक धातु नलिकाओं वाली रॉकेट का भी उपयोग होने लगा था। 770 ईस्वी तक जो है एक लंबी नाल वाली जो है रॉकेट जो लॉन्चर होते हैं उनका भी इस्तेमाल होने लगा था। हमने देखा कि जो आरंभ में मराठाओं की जो अध्याय में पहले देखा कि जो मुख्य शक्ति का आधार होता था और दुर्ग थे। शिवाजी ने बड़े संख्या में दुर्गों पे नियंत्रण किया हुआ था और उनका निर्माण भी कराया, उनकी रखरखाव भी कराया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भागों पे नियंत्रण और छापामार युद्ध से दौरान सेना को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक थे। शिवाजी के वित्त मंत्री रामचंद्र पंत आमात्य द्वारा अपनी जो आज्ञा पत्र था उसमें आदेश बताता है कि उन्होंने लिखा कि दुर्ग जो है राज्य का आधार है और इसके अभाव में बाहरी आक्रमण के समक्ष राज्य नष्ट हो जाता है। दुर्ग क्या होते थे, चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ एक किला होता था और उस किले में वो कई कई किलोमीटर तक फैले हुए होते थे और उस किले में सारी रसद सामग्री होती थी और जो आवश्यक जो है कई कई किले तो कई कई किलोमीटर के दायरे में होते थे। उनके मुख्य जो भी चीजें होती थी जरूरी और उनकी जो महत्वपूर्ण व्यापारी वर्ग और जितने भी नागरिक होते थे उनका जो उनके प्रतिष्ठान भी वहां पर बने हुए होते थे। इस प्रकार से कि नगर को हमारे को कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इसलिए किले में वो उनको अंदर लाके रख लेते थे। इसलिए जो है वो कहते हैं रामचंद्र पंत जो उनके अमात्य थे कि किले जो हैं, ये दुर्ग जो हैं हमारे राज्य के आधार हैं और इनके अभाव में बराए जो आक्रमण के समक्ष राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी पूर्व राजाओं ने दुर्गों का निर्माण करके देश को सुरक्षित किया। यह राज्य मराठा साम्राज्य जो है स्वर्गीय महान गुरु शिवाजी द्वारा केवल दुर्गों से ही बनाया गया था। औरंगजेब जैसे दुर्जय जो शत्रु थे इस राज्य पर आक्रमण करके बीजापुर और भागनगर जैसे महान साम्राज्यों को जीता, किंतु दुर्ग के कारण मराठे जो राज्य जो है वो दशकों से प्रचंड आघातों के बाद भी सुरक्षित रह सका। ये बातें जो है उन्होंने अमात्य ने अपने जो है एक राजकीय आदेश में उन्होंने कही। उनका समुद्रों पर भी वर्चस्व था। समुद्री तट जो है पश्चिमी घाट तक सेना ने जो है सुरक्षा के लिए नौसेना का गठन किया था और 18वीं शताब्दी में कान्योजी आंद्रे ने कुशल भूगोल ज्ञान और युद्ध नीति के चतुर प्रयोग से मराठाओं को अनेक जो है नौसैनिक विजय दिलवाई थी उन्होंने। जबकि मराठा पोत यूरोपीय पोत जैसे तकनीक से तो उन्नत नहीं थे,
देसी उन्होंने जो है आधार पे भी बनाए हुए थे, लेकिन उनकी जो साहसिक जो उनके जो वो थे सैनिकों के और नौसेना के जो उनके कदम थे, वो जो है टेक्नोलॉजी के मारे नहीं थे। उस समय पे जो है होता क्या था, यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने इस पे कब्जा कर रखा था बंदरगाहों पे, और जहाज जो ये समुद्री मार्ग था, और वे उनको जो है अपने ही जहाजों को किराए पे देते थे या लाइसेंस देते थे। जो भी वो जो होता था उसको व्यापार पत्र बोलते थे, नौसैनिक व्यापार पत्र। पुर्तगाली जो है कारतार्ज खरीदने के लिए उसको करतार्ज बोलते थे, उसको खरीदने के लिए विवश करते थे। बिना पत्र वाले किसी भी जहाज को जब्त कर लेते थे। मराठाओं ने इस प्रथा को चुनौती दी और स्वयं में ही उन्होंने यूरोपियों के पास में जाके एक लेटर चिट्ठी भेज दी, जो भाई ये लाइसेंस तुम्हारा फेल हो गया, आज से हमारा लाइसेंस चलेगा और आपने हमको शुल्क देना पड़ेगा, वरना आपके भी जहाज हम जो जब्त कर लेंगे। उन्होंने कहा ये क्या गुंडागर्दी है, ये तो समुद्री डकैती है। तो यूरोपियों ने कान्होजी आंग्रे जो था उनको समुद्री डाकू कहकर हताशा अपनी व्यक्त करी। उन्होंने कहा आज से यही प्रथा रहेगी, बहुत तुमने यहाँ पे गुंडागर्दी कर ली, आज से जो है हमारा जो है बताया हुआ जो भी है हम ही लाइसेंस आपको देंगे, वरना जो है आप ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से 1965 में शिवाजी के बेड़े में 4 पूत जो है ओमान की यात्रा पे गए। मस्कट, उनकी राजधानी मस्कट पहुंचे। वहां के शासक ने उन्हें पकड़ लिया और उस पे सवार लोगों को बंदी बना लिया। शिवाजी की तटीय जो है संपत्ति पर हमला करने के लिए पूत भी तैयार कर लिए, किंतु जब उन्हें पता चला कि शिवाजी की नौसेना में तो 100 से भी ऐसे घने पोत हैं, तो उनके पैर लड़खड़ा गए। अब उन्होंने स्वयं ही उनके साथ बंदरगाहों से पीछे हट गए और उनके जो भी बंदी बनाए हुए थे वो वापस लौटा दिए। तो इतनी धमक जो है उस समय पे शिवाजी ने जो है अपनी नौसेना की जमा ली थी। उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध पेड़े तैयार कर लिए थे, युद्ध पोत उन्होंने तैयार कर लिए थे। उसमें सारे युद्ध के साथ सामान रखे रहते थे और छोटी छोटी नौकाओं भी उनमें होती थी। जैसे आज के समय में हमारे जो है नौसैनिक जो है एक जो बोट को लेके घूमते हैं, ऐसे ही वो समुद्र में घूमते रहते थे। और कोई ऐसी गतिविधि देखी जाती थी तो उनको वहीं वो जो है उसको निपटा देते थे। न्याय व्यवस्था थी, मराठाओं की जो न्याय व्यवस्था कुशल थी, जो मृत्यु दंड को संयमित प्रयोग के लिए उल्लेखनीय थी। यानी कि मृत्यु दंड जो होता था वो संयमित रूप से, यानी कि अंतिम विकल्प के तौर पे ही मृत्यु दंड जो है दिया जाता था। प्राय सुलह के ही जरिए ही जो है होती थी, पंचायत होती थी। पंचायत कोई आज के सरकारी निकाय जैसी नहीं होती थी। उसमें जो है जैसे आज के समय में आपने देखा होगा कि कोर्टों में जो है विशेष रूप से पंचायत होती है। वो पंचायत का क्या मतलब होता है, पंचायत तैयार करी जाती है और उसमें अधिकारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं और प्रतिष्ठित समूह के व्यक्तियों का समूह होता है। उसके माध्यम से न्याय का वितरण मुख्य अंग था। वही जो है ऐसी पंचायत लगाई जाती थी। उसमें सरकार के तरफ से उनके अधिकारी होते थे और कुछ वहां के मौजूदा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे गांव उस एरिया के, उनको उसमें जो है नियुक्त कर दिया जाता था और वे उनके सामने मामले लाए जाते थे और वो अपना तथ्यों के आधार पर निर्णय देते थे। अगर कोई असंतुष्ट होता था निर्णय से तो वो मराठा सरदार के अधीन अपील कर सकता था। इसके अतिरिक्त पुणे, इंदौर आदि प्रमुख शहरों में कानून व्यवस्था संभालने के लिए कोतवाली बनाई हुई थी और पुलिस भी वहां तैनात रहती थी। इस प्रकार से उनका जो है तंत्र चलता था। व्यापारिक तंत्र भी जो है का प्रशासन भी बड़ा सुचारू रूप से चलता था। शिवाजी ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया
और स्वयं समुद्री विदेशी व्यापार में वो सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। उनके और उनके अधिकारियों के पास पोत थे जिन्हें वे नियमित रूप से यमन में के मोचा, ओमान के मस्कट, मलेशिया के मलक्का जैसे दूरस्थ बंदरगाहों में भेज देते। और इनमें पोतों का उपयोग जो था वो सोना, वस्त्र और माल के व्यापार में होता था। सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जाता था। और 18वीं शताब्दी में उड़ीसा जैसे स्थानों में नदी परिवहन के लिए नौका तंत्र भी स्थापित की जाती थी, क्योंकि जो उड़ीसा जो है वो पर्वतीय जंगलों का एरिया था और वहां से नदी निकल के जाती थी। तो इसलिए उन्होंने ऊबड़ खाबड़ जगह से बचने के लिए, पठारी है और वैसा एरिया है, तो उन्होंने जो नदी के मार्ग को सुलभ समझा, इसलिए उन्होंने नौसेना का जो है वो छोटा रूप स्वरूप बना के नदी में परिवहन के लिए नौकाओं का तंत्र स्थापित किया। नदियां और छोटी जलधाराओं को के रूप उन्होंने पुल भी बनवाए। जो छोटी जलधारा होती थी उनमें जो है पुल का भी व्यवस्था उन्होंने करवाई। इस प्रकार से जो था उनका जो है प्रशासन चलता था। इस वीडियो में हम यहीं तक ही कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वो जो है घोच-पोच हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है तो मराठाओं का जो प्रशासन था वो आधुनिक तंत्र पे आधारित था। केंद्रीय मॉडल उन्होंने अपनाया, लेकिन जब ये केंद्रीय मॉडल तब तक ही रहा जिसमें छत्रपति प्रधान होता था और इसी के इर्द गिर्द ये जो है अष्टक होती थी। लेकिन उन्होंने बाद में शिवाजी के मृत्यु के बाद में जब उनका लाभ लश्कर बड़ा हो गया तो उन्होंने विकेंद्रीकरण कर दिया और जगह जगह उन्होंने पेशवा बैठा दिए। तो पेशवा एक ही नहीं होता था, क्षेत्र के हिसाब से वो पेशवा में बैठा देते थे और उन पेशवाओं की वहां पे जो है मंडली अष्टक फिर तैयार हो जाती थी और वो पेशवा वहां के पंत प्रधान हो जाते थे, प्रधानमंत्री उस एरिया के हो जाते थे। और इस प्रकार से उनके साम्राज्य में उस समय पे कई कई पेशवा थे, जगह जगह पे उनके जो है वो पेशवा जो है बैठ जाते थे। और जो मुख्य रूप से दो पेशवा थे उनके नाना साहिब और बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा कई हुए, द्वितीय भी, प्रथम और द्वितीय, तो वे बहुत ही प्रमुख थे। उन्होंने काफी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया। इस प्रकार से उनका जो है शासन व्यवस्था चलती थी। लेकिन उनके आखिरी के समय में जो एक कर वसूली थी, जो उनके अधीन राज्य नहीं होते थे उनसे वसूली जाती थी कि वरना हम आपसे हमला कर देंगे। उनकी एक तरह से एक रंगदारी टाइप की थी, प्रणाली थी ये चौथ और जो है सरदेश मुखी। बाद में उनकी जो है अगर उनका सारा इतिहास को खंगालें और अन्य राजाओं के इतिहास को भी खंगालें और उनसे तुलना करें तो उनके जो अंतर आत्मा की जो पुकार के रूप में उन्होंने अपना इतिहास खंगलवाया, तो उसमें वो उनकी चौथ और जो है सरदेश मुखी से काफ़ी परेशान थे। इस वजह से उन्होंने इधर उधर हाथ पैर फैलाए कि भाई ये हमारे पास में हमारा इतना राजस्व आता नहीं है और उसका 25% 40% तो ये ले जाते हैं और बदले में धमकी भी देते रहते हैं। हमारा तो सब राज्य तो एक तरह का नाम मात्र का है, हम इतनी मेहनत और जान हथेली पे लेके अपने राज्य को चला रहे हैं और ये एक झटके में पैसे ले जाते हैं। तो भाई ये बंद होना चाहिए। अब बंद होने के लिए कहें तो परेशानी, ना कहें तो परेशानी। इसलिए उन्होंने जो है अंग्रेजों ने इस बात को समझा और अंग्रेजों ने बड़े चतुराई से उसको 10% 15% पे ही उन्होंने उनसे समझौता कर लिया कि भाई इतनी मालगुजारी के लिए हमें दे दो, हम आपको उठा लेंगे, आपको हमें देने की भी जरूरत नहीं है। हमको बता दो कि भाई इस एरिया से आपने ये उठा लेने हैं, उसका 10% हम रख लेंगे, बाकी आपको राजस्व की भी जरूरत नहीं है, बाकी 60% 70% वहाँ आपको 90% आपके खजाने जमा करा देंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता चला गया और राजस्थान वाले एरिया में और इधर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में उन्होंने धीरे धीरे
अपनी सहानुभूति बढ़ानी शुरू करी। इससे जो था संकट के समय में उन मराठाओं की उन्होंने मदद नहीं करी और वे जो है धीरे धीरे खंडित होते चले गए और आंगल तीसरे युद्ध में मराठाओं का पूरी रूप से पतन हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आप मुख्य रूप से इसमें जो मैंने बात बताई है रटने की जरूरत नहीं है। प्रशासन क्या होता है, एक गुड गवर्नेंस होती है, उसी के आधार पे गुड गवर्नेंस चलता है और प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक तंत्र होता है, एक राज मॉडल होता है। तो उसमें छत्रपति मॉडल था। छत्रपति का मतलब होता है सबके ऊपर एक छत्र, यानी केंद्र सरकार का सर्वोच्च पद, केंद्रीय लेवल के, उसको छत्रपति बोलते थे। और उसके नीचे एक अष्टक होती थी। अष्टक में जो है 8 लोग होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे बड़ा पेशवा होता था, पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। इसने मिला के अष्टक होती थी और ये अष्टक से मिला के इनके ऊपर छत्रपति होते थे। छत्रपति सर्वोच्च होता था, लेकिन ये सर्वोच्च पद जो है जब शिवाजी रहा उसके उस दिन बाद ही रहे, उसके बाद में शिवाजी, राजा राव और उनके गुजरने के बाद में ये पेशवा जो होते थे यही सर्वे सर्वा हो गए और वो छत्रपति से कभी कभार बहसबाजी भी कर देते थे। तो इस प्रकार से ये पेशवा ही सर्वे सर्वा बाद में होने लगा और इस प्रकार से उनका न्याय व्यवस्था चलती थी। उन्होंने जागीरदारी को खत्म कर दी, जमीन के बदले जो है राजस्व वाली खत्म कर दी, नगद पैसे देते थे और उन्होंने जो है सेना का तंत्र भी इस प्रकार से तैयार कर रखा था और जो कोई भी सैनिक गुजर जाता था उसके परिवार वालों को पेंशन की सुविधा थी और उनके जो उसके स्थान पे अगर उनका कोई नवयुवक बच्चा होता था तो उसको भी सेना में भर्ती कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से उनका जो संयम और जो है बड़े मानवीय सभी पहलों को, संवेदनाओं को रखते हुए अपने प्रशासन के जो भी कर्मचारी होते थे अपने कब्जे में रखते थे। उनको इस तरीके की जिल्लत भरी जिंदगी के लिए नहीं छोड़ते थे कि ताकि वो विद्रोह कर दें या किसी दुश्मन के साथ में मिल जाएं उनको। और रही सही कसर जो होती थी, धार्मिक जो उनके आयोजन होते रहते थे, गुरु परंपरा की जो प्रथा थी वो उसको संस्कृति को बांध के रखती थी, उत्सव वहाँ चलते रहते थे, यात्राएं तीर्थों के लिए वो सुविधा रखते थे। इस प्रकार से उनका जो राजकाज का प्रशासन था बड़ा अच्छा था। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।